और जिस 5 साल जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने नालंदा की गरिमा को नहीं रखा, हिलसा की गरिमा को नहीं रखा। संग याद कर बतिया ये बुढ़ऊ, बैठल रह लखटिया, लालू के लड़ैया ये बुढ़ऊ, उदलत कोहरा किया। तोहरे खटियावा तोहरे दुआरवा, मालिक मालिक कह के रहत। अत्रि मुनि शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव नाम मेरा बचपन में पुकारू था। और मेरे को मगा में कहावत है कि एक वीर चले अकुलाई, अब दिन भर में जौ भर जाई। अब 80 कोस जमुना के तीर तो कितना दिन में पहुंचेगा वीर। मान ली कि यादव मुसलमान दोनों मिलाकर, इससे अगर बिहार की आबादी अगर 15% और 17% का मतलब 32 से 33% अगर आबादी है, तो राज्य का हर तीसरा व्यक्ति ज़्यादा मुसलमान है जी। हर राज्य का हर व्यक्ति तीसरा ज़्यादा मुसलमान। आज शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा में 5 साल के लिए एमएलए रहा। 12 वोट से मैं हारा या हराया। मैं राजनीति करना चाहता हूँ। उन्होंने अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी, ठंडी रोटी और गर्म बीवी बर्दाश्त करनी होगी। घुस सको तो घुसो उनमें, घुस न पाती हवा है जिनमें, मकड़ियों के जाल मुक्त। दादा ने लालू प्रसाद जी ने मुझे बेहद प्यार किया, बेहद स्नेह भी दिया, झपियाँ भी लगाई, डांट भी, डांटा भी, फटकारा भी। उनके ही दिए गए स्क्रिप्ट पर वो कथक डांस करता है। हमने लगभग 200 से अधिक सड़कें बनाई है। हमने पक्की नहर निकाली, राही का तो कोई अपना वक्तव्य नहीं होता है। जो राष्ट्रीय जनता दल है वो अन्य पार्टियों से कैसे अलग है? वो तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। हाँ, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चुनौती क्या है सर? अभी लगाया गया, हम पर भी आज तक ने बैन लगाई। विधायक थे, एक आप पार्क के बारे में बात किए थे, हमने वो पार्क क्यों नहीं बना? पार्क हमने सर आने वाले दिनों में क्या हिलसा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास संभव है? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे। अपने आप में एक ऐसे शख्सियत है, आज हिलसा विधानसभा के पूर्व विधायक और सह आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है, तो उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं आज, उनसे जीवन के बारे में और आगे का जो क्या रणनीति है चुनाव में, उस सभी मुद्दों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है नालंदा गर्मा चैनल पे। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि अत्रि मुनि से शक्ति सिंह यादव का सफर कैसा था? पहले आपका हिलसा गरिमा चैनल आपने लॉन्च किया जी, और ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से कई शख्सियत से भी आपकी पाला पड़ी होगी जी। यूँ तो हम लोग प्रतिदिन ये काम करते हैं, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन होने के नाते नेशनल, रीजनल, पोर्टल, डिजिटल हर प्लेटफार्म पर हम अपनी बात को रखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द बिहार, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ द पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, पुअर एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, हर क्षेत्रों में जो बातें होती है हम लोग उन बातों को पीपुल डोमेन में रखते हैं। अब माध्यम डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होता है, अखबारी होता है। तो आज हिलसा गरिमा सफ़र में आप आज पहुँचे, मेरे पास पहुँचे हैं, मैं आपके पास पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, अपने नेता तेजस्वी जी और पूरी बिहार की आवाम, खास करके जहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ हिलसा की महान जनता की तरफ से आपके इस चैनल को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपने सवाल पूछा अत्रि मुनि शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव नाम मेरा बचपन में पुकारू था। अच्छा। और दादा ने मेरा नाम रखा था अत्रि मुनि। इसके पीछे कुछ? अत्रि गोत्रस्य, गोत्रों में अत्रि का महत्वपूर्ण स्थान है और वहीं से उत्पन्न इस यदु कुल का अत्रि गोत्र की महानता मानी जाती है। जो 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवों ने सत्यनसुईया, जो अत्रि मुनि की नारी थी, पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उनकी सतता के कारण, उनके सतीपन के कारण
निष्ठा के कारण बहुत लोग जलते थे कि पति परायण होना ही स्त्री के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। तो माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने सत्य अनुसुईया जो अत्रि मुनि की नारी थे उनसे परीक्षा के लिए गए। तो लेन परीक्षा अनुसुईया को 3 देव मन ठान चले, शिव, शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। ये तीनों गए थे। तो अपने त्रिकाल दृष्टि से वो तीनों ब्राह्मण वेश में आए हुए साधु को जब जाना कि ये कौन है, चूंकि जो उन्होंने मांग की थी कि हम तभी आपके यहाँ भोजन करेंगे जब आप हमें गोद में लेके स्तनपान कराएंगे। एक कठिन है किसी सती की वती नारी के लिए, लेकिन वो भंग भी ना हो, मर्यादा भी रहे और द्वार से कोई लौट कर भी ना जाए। तो माता अनुसुईया ने अपने सत्य के बल पर तीनों देवों को 3 महीने का बालक बना दिया और नंग अवस्था में जो करने की बात थी वो भी पता नहीं चुका, बच्चा है उसको अबोध है। तो माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। तीनों देव लालन की अवस्था में आ गए। ये चर्चा है, पूरे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन है। तो चूंकि मैं यदुकुल से हूँ, यादव समाज से हूँ, तो अत्रि जो गोत्र है मेरा प्रमुख है। और दक्षिण भारत में जाएंगे आप तो गाँव, दादा, नाना सबका नाम, जैसे HD देवगौड़ा, हरदनहल्ली, डोडा गौड़ा, देवगौड़ा, तो है ना इसे। तो ये नाम गांव भी अपने पूर्वज का, अपने अग्रज का और अपना सबको समाहित करके KAH सुब्रमण्यम मुख्य सचिव हुआ करते बिहार का, कृष्ण अर्जुन हरिहर सुब्रमण्यम पूरा नाम। हाँ, तो वो शॉर्ट करते थे। तो मेरा नाम अत्रि मुनि गोत्र के हिसाब से है। तो अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव, शक्ति सिंह यादव के नाम से लोग जानते थे। अत्रि मुनि मेरा सर्टिफिकेट नेम था, इसलिए जो मेरा उर्फ नाम है वो शक्ति सिंह यादव प्रचलित है। माने राजनीति के अंदर में जो पॉलिटिकल घराना है देश के अंदर या मीडिया घराना है, वो सब मुझे शक्ति सिंह यादव, शक्ति यादव, शॉर्ट नेम में शक्ति यादव करते हैं। ऐसा है कि आदत सी लोगों को बन गई है कि जो पिछड़ा वर्ग है, खास करके जो बिहार का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, मान ले कि यादव मुसलमान दोनों मिला करके, इससे अगर बिहार की आबादी अगर 15% और 17% का मतलब 32 से 33% अगर आबादी है, तो राज्य का हर तीसरा व्यक्ति ज़्यादा मुसलमान है जी। हर राज्य का हर व्यक्ति तीसरा ज़्यादा मुसलमान है। तो स्वाभाविक तौर पर तो लोग नाम नहीं भी आप कहते लालू प्रसाद लिखते हैं, लेकिन लोग जानबूझ करके लालू यादव बोलते हैं, है ना। लेकिन हम लोग अगर वही बात कहते हैं प्रशांत किशोर को प्रशांत पांडे, तो बुरा लग जाता है। फर्क यही है, क्योंकि हम लोग सोलकन हैं, हम लोग पिछड़ा हैं। पिछड़ा वर्ग शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और इस पिछड़े को सशक्त करने के लिए ही आज तक संघर्ष होता रहा। अभी तक क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो इस देश की जो संपदा पर कुंडली मार करके बैठे हैं और समझ सकते हैं कि दूरी कितनी है तय करनी है। जहां हम निश्चित तबके के लोग जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में, उसको अगर मुख्यधारा में ला करके उन पंक्तियों में हम खड़ा करेंगे तो वहां तक दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा। इसलिए गांव में वो मगह में कहावत है कि एक वीर चले अकुलाई और दिन भर में जौ भर जाई, और 80 कोस जमुना के तीर तो कितना दिन में पहुंचेगा वीर। तो यही हालत है हम अपने समाज के पिछड़े वर्ग में रहने वाले दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग जो हाशिए पर हैं, और मुट्ठी भर लोग उटेरा समझते हैं। मगही में उटेरा नहीं सर, मसूर के खेत में जो दे देता है मटर तो उस पर चढ़ के फरता है। तो उटेरा जो है ना मसूर पर चढ़ के फरता है। वही हालत है समाज में। चंद जो बुद्धिजीवी हैं जो पूरे फसल पर चढ़ के फरता है और अपने आप को स्वाद ज्यादा दिखाता है और डोमिनेट करता है। आज भी हमारा पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग
जो हाशिए पर है, इसीलिए कोई संगठित नहीं है, बुद्ध की नीतियों से प्रेरित नहीं है। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि की जो रट थी, संघम शरण में एकता में बंधने की, बुद्धम शरण में बुद्धिमान बनने की बात थी। और हम लोग उसी बात को लेकर करके समाज में जागरूकता, सशक्तिकरण की बात करते रहते। तो आपने पूछा कि अत्रि मुनि, तो अत्रि मुनि का मूल नाम के पीछे रहस्य मेरे गोत्र से जुड़ा हुआ है। तो सर आप ये बताइए, जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब किस तरीके का स्टूडेंट थे? देखिए, अमूमन मैं मध्यम के बहुत उच्च क्वालिटी का तो नहीं था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें हमारी क्वालिटी अपर था। इस कारण हम स्वाभाविक तौर पर जाने भी जाते थे, मॉनिटर हुआ करते थे अपने क्लास का। और मेरी आदत शुरू से ही थी, क्लास में जब कोई आते थे तो हमारे तरफ से स्पीच जाता था बाय रिटेन, हम लोग लिख करके रखते थे और उसको पढ़ते थे। और मुझे याद है वो दिन, दैट टाइम चीफ मिनिस्टर वाज लेट जगन्नाथ मिश्रा, और चुनाव चल रहा था बिहार में, उपचुनाव चंडी विधानसभा क्षेत्र का। उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं था, सड़कें नहीं थी, लेकिन वो कच्ची सड़क मार्ग से, क्योंकि हमारे गांव में उन दिनों जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोडें थी, उसी में थोड़ा सा कंक्रीट भी था, कच्चा भी था, उसी वो सड़क मार्ग से जगन्नाथ मिश्रा पहुंचे थे हमारे गांव में हाई स्कूल में। और मैं उस समय पढ़ ही रहा था, और हमने स्कूल के तरफ से प्रेजेंटेशन दिया था, और वो प्रेजेंटेशन हमारे लिखित तौर पर था अभिभाषण के रूप में, जो स्वागत हमने किया था। और जो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अरमान थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे, और उसमें हमने अपनी प्रस्तुतिकरण दिया था। किस क्लास में? तो उस समय मैं 9th क्लास में था। तो हमें याद है वो दिन भी। और चूँकि स्कूल में पहले और अब में अंतर है, पहले के ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाई होती थी और एक अनुशासन भी था, गुरु शिष्य परंपराएं थी। एक अनुशासन का मतलब होता है डर, अनुशासन का मतलब होता है लज्जा, अनुशासन का मतलब होता है सम्मान। अनुशासन जब टूटता है ना, तो लज्जा भी समाप्त होती है, सम्मान भी समाप्त होता है, और गरिमा भी तार तार होती है। तो स्कूल में टीचर का जो महत्ता थी, वो एकदम पवित्र महत्ता थी। सिर्फ गुरु को देख करके, जब मुझे एक रमतार गुरु जी हुआ करते थे, वो आर्मी से में थे, अंग्रेजी हुकूमत में, और गुरुपिंड चलता था। और चूँकि हम लोग जिस इलाके से आते थे, वहाँ पर मदरसे भी हुआ करता था, उर्दू की पढ़ाई होती थी, कायदे की, अलिफ बेते से जेम है ना, तो सब पढ़ाया जाता था। वो प्लास्टिक वाली एक पृष्ठ की होती थी, पहली अध्याय होती थी पढ़ने की, माने आपके अल्फाज शुद्ध हों उसके लिए वो दी जाती थी, और पढ़ते थे मदरसे में, हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि उर्दू जो है इस देश की भाषा है, उर्दू कोई पाकिस्तान की भाषा, अफगानिस्तान की भाषा, भूटान की भाषा, अरब की भाषा नहीं है। अमूमन पहले के ज़माने में उर्दू फारसी में ही केवाले हुआ करता था खेत का, और कैथी, हिंदी में कैथी, ये पुरानी हमारी रहा है दस्तावेज। आज भी कैथी हिंदी जो पुराने लोग पढ़े लिखे हैं, उनसे लोग केवाला पढ़ाता है जो जाता है तब। तो हम लोग को शुरुआती, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भाई राजनीति में आकर करके हम लोग एमएलए बनेंगे या फिर हम लोग इस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। क्योंकि हम लोग जिस गांव से निकले थे, जिस इलाके से निकले थे, टोटली बैकवेंचर ऑफ द सोसाइटी इसको कह सकते हैं, उन इलाकों के अंदर में चारों तरफ था। इस जिले के अंदर में जाइएगा, इस जिले में भी, तो अमूमन तो समझिए कि कम्युनिस्ट और यहाँ कांग्रेस और समाजवादी जनता दल पार्टी लोग हुआ करता था, तो लोकदल हुआ करता था, जनता पार्टी था, उसके बाद में राष्ट्रीय जनता दल आया, फिर राष्ट्रीय जनता दल आया। तो यहाँ लड़ाई उसी रूप में हुआ करता था। तो सारे जो लोग थे एकजुट होकर करके मुकाबला करते थे। ये बड़ा फर्टाइल इलाका रहा है नालंदा की धरती, जहाँ पर कम्युनिस्टों का भी एक रहा है। और जिस इलाके से हम लोग आते हैं, चाहे वो हिलसा हो चाहे वो चंडी हो,
ये अमूमन एंटी कांग्रेस इलाका हुआ करता था। इसमें कांग्रेस का बहुत प्रभुत्व नहीं था। यहाँ प्रभुत्व था समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का, और वो लड़ाई लड़ी जाती थी उन लोगों के खिलाफ। और उसके कई उदाहरण, हरनारायण सिंह जो एमएलए हैं, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही मुख्यमंत्री जिस समय हुआ करते थे 1977 में, उस समय से एमएलए हैं वो। तो एक हमारे वो नेता के रूप में काम किया। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं उनका आदर इसलिए करता हूँ कि हमारे वो नेता के तौर पर रहे और हमको उन्होंने बहुत सम्मान किया था और आज तक सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसे पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनके अंदर में स्वयं ललक है आगे बढ़ने की। तो राजनीतिक सोच को लेकर के वो हमारा सम्मान भी करते थे और वो देखते थे कि कंसर्न होते हैं पीपुल वर्ग के प्रति, उसकी समस्याओं के प्रति। बीडीओ के यहाँ काम है, सीओ के यहाँ काम है, थाना में काम है, कौन जाएगा? गरीब आता फटेहाल हालत में आ रहा, कोई पूछने वाला उसको नहीं है, वो दलाल के फेरा में पड़ता, वो कैसे बचे, उसकी पहुंच वहां तक कैसे हो। तो थैंक्स फॉर लालू प्रसाद जी 1990 में जब सत्ता में आए, रोटी जल रही थी, आदरणीय लालू प्रसाद ने रोटी को पलटने के बाद इस राज्य के अंदर में जो शोषित और शासित दो शब्द है, जो शासित वर्ग लंबे समय से था उसके मन में घृणा आया, क्योंकि जो मेरे सामने बैठ नहीं सकता है, जो मेरे सामने खटिया पर नहीं बैठता था, वो व्यक्ति ब्लॉक में बीडीओ के साथ जाके बैठ रहा है। ये तो क्रांति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब लाई तो सवरांत जो प्रवृत्ति के लोग थे, हम किसी कास्ट की चर्चा नहीं करते, सवरांत जिनके मियाज थे, जिनकी प्रवृत्तियों में शुमार था संभ्रांतपन, वो लोग को ये अच्छा नहीं लगा, नगवार गुजरा। तो लगेगा ही जो पहले से। तो स्वाभाविक तौर पर वो जो शासन करता है, लगता है कि जो हमारे सामने जो खड़ा नहीं हो सकता था वो बैठ गया करके। तो ये लालू प्रसाद जी ने इस खाई को पहले मिटाया और डिस्पैरिटी जो थी ना उसको खत्म किया, क्योंकि देश की जो हमारी खूबसूरती है ना वो डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता वाला देश है। लेकिन बाबत भी हमारी पहली प्रायोरिटी आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी की रही कि वंचित मोहन राम एक एमएलए हुआ करते थे, दरभंगा ग्रामीण उन दिनों विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, सुरक्षित हुआ करता था, डोम का बेटा। और वो टिकट जब मिला था दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट देयर, अपने सर्टिफिकेट दिखाने के कारण। ये बात अलग है कि एमएलए बनने के बाद उस प्राधिकार के चेयरमैन भी बने, अथॉरिटी उसमें हुआ करता था, दरभंगा क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के चेयरमैन भी हुए, वो झारखंड बिहार एक हुआ करता था। बाद में जाकर के उनकी अलग हुआ भोलाराम तूफानी। भोलाराम तूफानी के बारे में एक चर्चा है, जब मंत्री बने तो लालू जी ने जब मंत्री रहते हेलीकॉप्टर दिया जाने के लिए कि आप जाइए हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ के सवरांत वर्गों ने आकर करके लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री जी से विनय किया, आग्रह किया कि आपने जागरूकता पैदा किया, निचले तबके के लोगों को टिकट दे के एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन एक काम मत करिए कि हेलीकॉप्टर देकर के ऊपर से हम लोगों पर माथा पर पानी गिरवाइए, ये हम लोग को सहन नहीं होता। कितना नफरत, कितना घृणा वंचितों के प्रति, लांछितों के प्रति वो सफरांत प्रवृत्ति वाले लोगों का रहा है। आज शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा में 5 साल के लिए एमएलए रहा, 12 वोट से मैं हारा या हराया, अब वो बात का मतलब नहीं, बात करते हैं हाँ, लेकिन आज भी हमको कुछ सर्टेन वर्ग वोट क्यों नहीं देते, काम करने के बाद वोट क्यों नहीं देते। जैसे एक पोसंडा गांव है, मैंने बहुत काम किया लेकिन वोट के नाम पर 0 वोटा सन्नाटा, इसलिए कि मैं यादव हूँ, इसलिए कि वो ब्रह्मर्षि हैं, काम करने के बाद भी वोट नहीं। एक सवाल है सामने। और हमने कभी जात पात की बात नहीं की, किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी मजहब में जो वंचित है, उपेक्षित है, लांछित है, पीड़ित है, उसको आवश्यकता अनुसार सहयोग, उसको साथ देना, उसके लिए अगर जरूरत है विकास की तो वहां तक पहुंचाना, ये हमने अपने कर्मों में एक धर्म के रूप में अपने कर्म को समाहित किया। तो ये बातें अलग है, लेकिन लालू प्रसाद जी के रिवोल्यूशन को
3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके नेतृत्व में सप्त क्रांति हुआ। और मुझे इस बात की खुशी है, गर्व भी है कि वो सारे संघर्ष और क्रांति का गवाह बिहार ही रहा है। देश की आज़ादी का, बिहारी क्रांति का भितरहवा जो गांधी जी चंपारण आए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने चुनी धरती बिहार की, संपूर्ण क्रांति टोटल रेवोल्यूशन, उसके पहले सप्त क्रांति की बात आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी ने की। और लालू प्रसाद जी के आने के बाद एक बड़ी क्रांति, वो सामाजिक क्रांति, इसको कहते हैं सोशल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन को आयाम तभी दी जा सकती है जब सोशल रिवोल्यूशन को की पूर्णता होगी। तो सोशल रिवोल्यूशन के माध्यम से टोटल रिवोल्यूशन को स्थापित किया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। तो ये महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे है। तो उसके बाद अब देखिए कि कमजोर तबके के लोगों की राजनीतिक रूप से पूछ हो गई, भूखे जगी लेकिन पूछ भी बढ़ी। जो लोग एक जगह से वोट डिसाइड कर देते थे, आज डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए वो हर जाति के घर जाते हैं। यही आदरणीय लालू प्रसाद जी ने वोट का राज का मतलब छूट का राज जो डॉक्टर लोहिया की परिकल्पना थी उसको स्थापित किया। ठीक है सर, इससे आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका जो राजनीतिक का है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से था कि आपने सिर्फ इस रास्ता को चुना था? नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में कोई दूर दूर तक कदम नहीं रखा। अच्छा। हाँ, रिश्तेदारों में प्रमुख होना, मुखिया होना एक अलग विषय है ना। सामाजिक रूप से हमारा घर जागरूक था। हमारे घर ने अपने गांव में हाई स्कूल बनवाया, उसके बाद उसकी मंजूरी मिली। हमारे चचा उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने सबको बहाल किया। आज वो हाई स्कूल सरकारी हो गया, मंजूरी मिली उस समय। मंजूरी मिलने के बाद आज हाई स्कूल 10+2 में। सामाजिक कामों में हमारे परिवारों का, चूँकि हम लोग छोटे मोटे जमींदार थे, मैं ऑन एयर चूँकि आपने सच्चाई बात पूछा, तो हम लोग की जमींदारी जो हमारे पूर्वजों की थी वो 5 आने 10 आने की जमींदारी पहले हुआ करती, 6 आने 5 आने 4 आने की जमींदारी होती थी। तो उसमें एक छोटा जमींदार के तौर पर उस गांव में हमारे पूर्वजों का एक अपनी पहचान थी। धनीराम मनीराम श्रीचंद के नाम से विख्यात इस इलाके में, उस इलाके में हुआ करते थे, जहां हमारे जितने रैयत वाले गांव थे, अगल बगल सब हमारे रैयत वाले गांव थे। और हमारी जो अपनी मम्मा थी, इसी बगल में इसी जगह चक पर हुआ करता है ना, चक पर। तो चक पर जो थे हमारे बाबूजी का ननिहाल हुआ करता था, इधर से बास्ता हुआ करता था। हमारे बाबूजी के जो मौसा हुआ करते थे, जद्दू मुखिया हुआ करते थे, ये सब सारे लोग उनके भाई लोग हुआ करते थे। तो वो सब सारे थे। और वहाँ से राम सागर बाबू से लेकर के सब लोग जो चक पर थे, जगदीश बाबू, ये हमारे कुल खानदान से, इसलिए इधर का पुरातन नाता इधर से शुरू से ही रहा है। ये बात अलग है कि हमारे सभी जितने लोग हैं परिवार में, बहुत सारे परिवार हमारे गंगा पार भी हैं, बहुत सारे परिवार रेलवे लाइन के किनारे, यहाँ से लेकर करके लखीसराय मुंगेर तक, इधर चले जाइएगा तो गरखा के इलाका तक, फिर हाजीपुर के इलाका तक, समस्तीपुर तक, दरभंगा तक, ये फैला हुआ है। तो हम लोग जब आए थे तो और परिवारों में राजनीति थी, दूर दूर तक के परिवारों में थी, लेकिन जहाँ तक अब हमारे घर की बात कर रहे हैं तो मेरे घर में कोई राजनीति में नहीं था। अपनी रास्ता खुद, कोई मतलब नहीं। हमने ये रास्ता आदरणीय लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले राजनीति की शुरुआत मैंने की, छात्र राजनीति की। लेकिन लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने जो सोशल रिवोल्यूशन का जो हाल देखा, लोगों में उमंग देखा, जागरूकता देखा, लालू प्रसाद जी के प्रति जो हमने देखा समर्पण लोगों का, लालू प्रसाद जी को कंट्रीब्यूशन जो देखा, हमने अपने रास्ता, हमने ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। तो बीच में ही हम छोड़ दिया, हमने परीक्षा एग्जाम ही नहीं दे पाए। मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम ही नहीं दे पाया और मैं सीधे इसमें समाहित हो गया। और फिर मैं बैक होकर करके पीछे नहीं देखा। झंझावातें आई, कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन हम लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हम धुन में थे, हम मंजिल की तलाश में थे, क्योंकि राजनीति या फिर कोई भी आप पढ़ाई करते हो, वह भी एक साधना है, राजनीति भी एक साधना है।
साधक चाहिए, साधना करने वाला साधक चाहिए। तो साधना अगर है तो साधक कैसा होना चाहिए? वो उसके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर लोहिया एक बात कहा करते थे, जब छात्रों ने जाकर के उनसे कहा कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छी बात है, छात्र लोग भी अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति में निखार आएगी। पढ़े लिखे लोग, चूंकि छात्रों ने संघर्ष, उसके बाद तो संघर्ष छात्रों ने किया, जो भी था छात्रों ने किया। 74 मूवमेंट में सबसे बड़ी भूमिका रही छात्र संघर्ष समितियों का। तो छात्रों को उन्होंने कहा कि 2 चीजें बर्दाश्त करनी होगी, ठंडी रोटी और गर्म बीवी बर्दाश्त करनी होगी। आप तो राजनीति करते हो, आप निकले हुए सुबह से, रात में 10 बजे पहुंचे, इतनी कम्युनिकेशन तो थी नहीं, घूमते घामते 10 बजे पहुंचे, रोटी ठोका करके रखा हुआ घर में, वो खाना पड़ेगा आपको। 5 दिन 7 दिन लौट करके बाहर से आएगा तो अपनी पत्नी के गुस्से का भी आपको, चूंकि राजनीति में पैसे कमाने तो आप जाने रहे हो, तो स्वाभाविक तौर पर आपको ये दोनों पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। तो हम इन चीज़ों को समझते थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लोकसभा में लोहिया 16 भाग है, वो हर राजनीतिक कार्यकर्ता को उस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। और निराशा का कर्तव्य भी है, वह भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि निराशा में भी कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का निर्वहन राजनीतिक शुचिता कायम करते हुए कैसे करनी है, ये कार्यकर्ताओं को इस विधा के लिए निश्चित तौर पर अवेयर होना चाहिए और विधा होनी चाहिए। तो हम लोगों ने रास्ता चुना और हम लोग पढ़ते थे कि ये 7 पुड़ा के घने जंगल, तो वो है कठिन पग, कठिन पथ, जिसमें आप ढुकना, कई अवरुद्ध, कई प्रकार की बाधाएं आपको मिलेगी। ये 7 पुड़ा के घने जंगल, ऊँघ तेन बने जंगल, इस बनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तितर, मेरू वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, घुस सको तो घुसो इनमें, घुस न पाती हवा है जिनमें, मकड़ियों के जाल मुख पर। वो राजनीति यह भी इतना कठिन है। हाँ, राजनीति में अर्थ का जब से प्रभाव बढ़ा है तब से कुछ बातें अलग हुई है, क्योंकि जन की भावना राजनीतिक साधक के प्रति वो पवित्र अब रहा नहीं। पहले लोग झोला लेकर के साइकिल से निकलते थे तो श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखते थे। आज कोई साइकिल से, मोटरसाइकिल से राजनीति में प्रचार करने के लिए निकलेगा, गाड़ी उसकी अगर होगी 10 गो 12 गो 5 गो 6 गो, और वो बीच में मोटरसाइकिल से जाएगा तो वो बन जाए, रील बन जाएगा। लेकिन खाली मोटरसाइकिल से अगर एक कल्ले निकलेगा, प्रतिदिन पता चलेगा कि इसके पास कोई 4 व्हील नहीं है, बहुत कुछ नहीं रह जाती। कहेगा कि क्या, मुंह पर कुछ नहीं बोलेगा, बोले क्या चुनाव लड़ेगा यार, अपने ठिकाने नहीं, कहाँ से चुनाव। तो ये जो भावना उत्पन्न हुई है जन, ये कोई एक व्यक्ति की भावना नहीं है, नहीं, ये तो सामाजिक माहौल, एक वातावरण तैयार हुआ है। इससे गरीब आदमी के लिए राजनीति में थोड़ी कठिनाइयां बढ़ी है। हाँ, ये बात सत्य है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने आज भी इस शुचिता को कायम रखा है। राष्ट्रीय जनता दल में एक से एक गरीब चुनाव जीत करके आते हैं और लड़ते भी हैं। ये लालू जी की ही पार्टी है। अन्य पार्टियों में गरीब व्यक्ति चुनाव जीत के आए, ऐसा संभव नहीं है। अब तो धन सुराज है, बात सही अब है। धन की चर्चा होती है। अब जन सुराज की बात कोई क्या करना है, धन सुराज हो गया धन है तो चुनाव है। हाँ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रेरित आप हुए लालू प्रसाद यादव जी से। देखिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मुझे बेहद प्यार किया, बेहद स्नेह भी दिया, झपियां भी लगाई, डांटा भी, फटकारा भी, ताकि वो सशक्त मजबूत हो सके। और बिहार की राजनीति में हमारी पहचान अगर किसी ने दिया है तो शख्सियत का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है। अब मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू प्रसाद जी के पाठशाला का विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक जागरूकता के भाव के जितने आयाम हैं, सब पर हमने संघर्ष करने की, जानने की, चलने की, अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश की है। और आज तो दूसरी पीढ़ी
जो लालू प्रसाद जी जैसा सौभाग्यशाली नेता बड़ी कम होता है कि जिनके पुत्र इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, 15 साल से 16 साल से, और ऐसे सौभाग्यशाली नेता हैं, युवा नेता, कि वो अपने कम दिन की राजनीतिक सफर यात्रा में कई ऐसे अमिट छाप छोड़ दी है कि देश की राजनीति की धुरी बन गए हैं। लोगों के जब लोग बेरोजगारी का, नौकरी का, पलायन की चर्चा कोई नहीं करता था, इस बंदे ने, तेजस्वी यादव जी ने 2020 की चुनाव में एक एजेंडा ही सेट कर दिया। जो जहां हिंदू मुसलमान से जूझता हुआ देश की राजनीति, उसमें एक रोशनी दिखी, और उस रोशनी पर हर कोई उसी जगह आना चाहता है। अब देश की राजनीति में आज़ादी के इतने साल बीत गए, एक उदाहरण बता दीजिए कि जहां प्रधानमंत्री को सामना करने के लिए आना पड़ता हो। बिहार की सरजमी पर अपने पर्णों, अपने वचनों के कारण जाने जाने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी देश के प्रधानमंत्री को सड़कों पर ला करके रोड शो करने पर मजबूर कर देते हैं, जो आज़ाद हिंदुस्तान में कभी इसके पहले नहीं हुआ था। और कई रैलियां, कई आयोजन, आपने कभी सुना है कि सारे मास्टर को पत्र लिख गया सरकार की तरफ से कि सारे जीविका दीदियों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में? अरे जनता जाती थी, स्वयं जाती थी, जनता जाती है, लेकिन आप उसको सरकारी महकमों का दुरुपयोग कर करके आप उनको अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि देश में पत्रकारिता का मियाज ही बदल गया है। पत्रकारिता ने एक अलग रास्ता चुन लिया है। पत्रकार नहीं, पत्रकारिता। पत्रकार और पत्रकारिता में अगर जाइएगा तो जो आज मीडिया घराना है, उसके चंगुल में फंसे हुए अच्छे अच्छे पत्रकार अपनी हुनर को नहीं दिखा सकते हैं, अपनी लेखनी को नहीं निखार सकते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, लेकिन आज जो है वो स्तंभ नहीं है, वो स्तब्ध है। और वो कहीं कैद है घरानों में, जहां पर पैसों यानी अर्थ के अधीन वो घराना उनके ही दिए गए स्क्रिप्ट पर वो कथक डांस करता है। अच्छा सर, पार्टी में आपका शुरुआती दिन था तो उसमें कुछ चुनौतियां आया था पार्टी में? जब भी कोई रास्ते आप ढूंढेंगे चलने के लिए तो कई उतार, कई चढ़ाव, कई चुनौतियां। क्योंकि जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके से यहाँ तक तय करना एक कठिन सवाल था। विधायक बन जाना एक अलग सवाल था। विधायक बहुत लोग हैं, बनते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मौका दिया। तेजस्वी यादव जी ने उन मौक़ों को बरकरार रखने के लिए हर संभव हमारा सहयोग दिया, और हमने कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे नेता के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। हमने भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा को खींच करके अपने आप को उस परिधि में रखने की कोशिश की, और जिनके जो महत्व है, जिनके जो स्थान है, उन स्थानों तक उनका संरक्षण अपने दायित्वों के बोध में रखना चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी कोशिश की है। हिलसा का जब मैं प्रतिनिधि चुना गया विधायक के तौर पे, हमने लगभग 200 से अधिक सड़कें बनाई यहाँ, वो ग्रामीण कार्य। हमने पक्की नहर निकाली राहिल से। और तब जब मैं चुनाव जीत करके आया था तो जदयू के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता, सब लोगों ने मुझे घेर करके कहा कि एक जमाना था कि जगदीश बाबू जब विधायक थे तो नेवारी समझते हैं, पुवाल के गठरी लेकर के विधायक रहते भर में लोगों को ले जाते थे गुमाम करने के लिए, कि ताकि पानी बांधना और पानी को निकालना नहर अकबरपुर तक था। तो हमने उसको सदन के अंदर में इसको गंभीरता से लिया, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हमारी बातों को सत्ता प्रतिष्ठान को सुनना पड़ा, और सत्ता प्रतिष्ठान ने उस पर अपनी सहमति दिया। और आज देखिए कि पक्की नहर जो राहिल से निकल करके सीधे मैंने अंतिम वही किया, बाकी अधूरा ही रह गया, अकबरपुर तक नहीं गया, लेकिन हमने उस सपना को पूरा किया जरूर
जगदीश बाबू के द्वारे जहाँ उनका घर है उस दरवाजे तक मैं पक्का नहर लेकर के गया, जिनके सपने थे, ताकि आत्मा उनकी आज भी इस बात को कहे कि जिन चीज़ों के लिए मैं संघर्ष करता था कोई तो हुआ जिसने यहाँ तक ला करके उस पानी को रखा। सर, राष्ट्रीय जनता दल में प्रवक्ता का सबसे बड़ा काम क्या है इस चीज में? अब जिस पद पे भी हैं उसमें। प्रवक्ता पार्टी का जो होता है, पार्टी के विचारों का प्रोषक होता है, लोगों के सामने रखा जाए। पार्टी के जो विषय, प्रवक्ता का कोई अपना वक्तव्य नहीं होता है, वो बातें होती है पार्टी की और पार्टी के विचारों की और पार्टी द्वारा लिए गए निर्णयों की, सरकार की विफलताओं की, हमारे वचनों की, उनकी विफलताओं की, हमारे पर्णों की, उनकी विफलताओं की। तो ये प्रवक्ता का कोई जो काम है वो पार्टी के विचारों को परोसना, पार्टी के निर्णयों को रखना, वर्तमान हालातों पर चर्चा करना और सरकार की नाकामियों को उसके सामने पार्टी के लिए, पार्टी का, क्योंकि पार्टी का वो चेहरा है, कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं होगा जिन वक्तव्यों से पार्टी को असहजता महसूस हो, तो फिर वो प्रवक्ता व्यक्तिगत आजादी नहीं है अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की। जो भी होगा वो पार्टी के हिस्से। हाँ, ये बताइए सर, जो राष्ट्रीय जनता दल है वो अन्य पार्टियों से कैसे अलग है? वो कुछ देखिए, राष्ट्रीय जनता दल देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने विचारधारा में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गांव, किसान और मजदूर, खेत खलिहान, गरीब गुरबा के लिए ही काम करता है। और जो हमारे देश की जो संविधान की मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उस पर कोई सवाल न हो, चूंकि इस देश में मैंने पहले भी कहा कि डाइवर्सिटी जो है इस देश की खूबसूरती है। तो इस देश की आज़ादी में जितना योगदान हिंदू का है उतना ही मुसलमान का, उतना ही सिख का, उतना ही ईसाई, सबका है। सभी लोगों ने खूने बहाई है, सभी लोगों ने शहादत दी है। एक ऐसी पार्टी है जिनके पूर्वजों की आज तक एक भी आज़ादी के इतिहास में कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब वो आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। वह भी कैसा राष्ट्रभक्त? छद्म राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद में वही तय करता है कि तुम राष्ट्रवादी हो कि नहीं हो। ये अधिकार इस देश में किसी को प्राप्त नहीं है कि वो तय करे कि मैं राष्ट्रवादी हूं कि नहीं। मैं किस धर्म को मानूंगा, इस संविधान ने मुझे शक्ति दी है, आजादी दी है। हमारे अपनी मन की भावना, जिस धर्म को धारण करने के लिए मन करेगा वही हम करें, अपना लेंगे। लेकिन जिन धर्मों में आडंबर, निम्नता, श्रेष्ठता के दायरे खींचे हो, वो धर्म में कमजोरी आ जाती है। सनातन धर्म की चर्चा लोग करते हैं, हिंदू करते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन संस्कार, सनातन एक आचरण, सनातन सरोकार होना चाहिए और सनातन सात्विक वचनों के लिए जाना जाता है। सनातन का मतलब यह नहीं है नफरत। अगर गंगा जमनी तहजीब अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा, जरा बता दीजिए। कुछ नहीं, ही नहीं। इसके बाद तो इसलिए उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिबद्धता है। सर, जो राजद है वो जो युवा पीढ़ी है उसको जोड़ने के लिए किस तरह काम कर रही है अभी से? अभी देखिए कि हम लोगों ने क्या किया। अभी हम लोगों ने क्या निर्णय लिया, माई बहन मान योजना। इसका मतलब क्या कि जो महिलाएं घर में ग्रसित है, अभिशापित अपने आप को मानती है, अर्थ की कमजोरी है, उसका घर वाला बाहर में काम करता है, बच्चों को फीस देने के लिए 100 रुपया की दवा की दिक्कत है, उसके लिए हाथ पसारने पड़ते हैं। अगर हम महिलाओं को अगर 2500 रुपया महीना अगर देना शुरू करेंगे तो स्वावलंबी होगी, स्वाभिमान जगेगा, अपने मनपसंद की साड़ी खरीदेगी,
बच्चों का दवा भी खरीद लेगी, 500 रुपया फीस भी दे देगी, आए हुए अपने अतिथि का स्वागत भी कर देगी, और मर्द को लगेगा कि हमारे घर में जो अर्थ आ रहा है उसके लिए वो निश्चित भी रहेगा। तो माई बहन योजना, मान योजना के साथ साथ बूढ़ा बूढ़ी पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 1500, कि भाई अगर घर में जो वृद्ध लोग को कोई लगाता नहीं है, अगर ये तेजस्वी जी ने इसीलिए आज से 6 माह पहले ऐलान कर दिया, भले ही उन चीजों को आज नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन फोटो स्टेट थोड़ी है हर जगह लगेगा, और तो ओरिजिनल खोज रहा है। तो ओरिजिनल तो खोज रहा है तेजस्वी जी के रूप। तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो तेजस्वी एक ऐसा संकल्प है बिहार के लिए को बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहते, वो बिहार को बदलना चाहते हैं। सरकार बनाना सिर्फ मकसद नहीं है भाई। नौकरी का पलायन का अगर ई श्रम पोर्टलों पर देश के अंदर में ये आंकड़े हैं कि बिहार के लोग 2,90,00,000 बाहर में है, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, तो फिर डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? 94 लाख परिवार अगर गरीबी रेखा से नीचे, तो फिर विकास किसके लिए? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम अगर बिहार का है, तो विकास किसका हुआ? सर्टेन लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का। पलायन में सबसे अव्वल है, बेरोजगारी में सबसे खराब स्थिति हमारी है। तो भैया तो हम कहाँ हैं? तो वेरी डेवलपमेंट। अब सड़कें बन जाना, वो तो थैंक्स फॉर मनमोहन सिंह 2004, जब बिहार का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट किया रघुवंश सिंह ने, 3 फैक्ट्रियां दिया दी लालू प्रसाद जी ने। प्रधानमंत्री भी आते हैं तो इस फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए कथा गाते हैं कि यहाँ के इंजन की मांग की गई अमेरिका, अफ्रीका में, विदेशों में। तो लालू जी का दिन। चक्का में जो आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश करने की दिशा में कदम उठाया, दरियापुर में चक्का फैक्ट्री, इंजन कारखाना, इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मधेपुरा, आज तक किसी ने बनाया क्या? सड़कें उन्होंने बनाई। माध्यमिक शिक्षा अभियान, सब शिक्षा अभियान में 90% राशि बिहार को मिला। बैकवर्ड ग्रांट का पैसा मिलता रहा, कई क्षेत्रों में आया, नाम हो रहा है। बाकी इमारतें बन गई, और वहां पर जो कुछ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, रेफरल अस्पताल बना हुआ है। अस्पताल अगर जिलों में अगर बढ़िया होगा, वो क्यों पटना जाएगा? ये तो है। छोटी छोटी चीजों के लिए टूट गया हड्डी, तो यहाँ क्यों नहीं है ऑर्थोपेडिक है भाई? अरे सीरियस केस के लिए पटना जाता है, छोटी मोटी केस के लिए पटना जाना पड़ता है। किसका विकास? शिक्षा का विकास नहीं, स्वास्थ्य का विकास नहीं, और सुरक्षा के मामले में तो बिहार के आंकड़े ही एनसीआरबी के। अब देख रहे हो कि कोई ऐसा दिन नहीं जहां हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना नहीं हो रही है। तो फिर किस बात की बात कर रहे हो? ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चुनौती क्या है सर अभी प्रेजेंट में? सबसे बड़ी चुनौती है कमजोर तबकों को एक रखना। सबसे बड़ा चुनौती है? सबसे बड़ा चुनौती है। जो लांछित है, वंचित है, उपेक्षित है, वो लालच के शिकार ना हो, वो संघर्ष को समझना पड़ेगा उनको, उनकी भलाई कहाँ है वह उनको देखना पड़ेगा। वो लालच के शिकार ना हो, नफरत के शिकार ना हो, ये उनको सोचना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान सरकार है सर, उसकी नीतियों को लेकर आपका क्या राय है? जो प्रेजेंट का जो सरकार गवर्नमेंट है उस पर उनकी नीतियां तो हम पता है ना भाई कि 20 बरस हो गए, क्या हुआ? देखो, सुई का कारखाना भी खुला बिहार में, टेक्सटाइल पार्क नहीं खोल पाए, देश भर में खुला टेक्सटाइल मिनिस्टर बिहार का, खुला पार्क नहीं खोल पाए। एक आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दे नहीं सके, पटना यूनिवर्सिटी का, वो तो हम लोगों ने दिया था, मोतिहारी वाला, यूपीए गवर्नमेंट में। इनका कहाँ कोई दिन है? ये भी देखो, नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय बूटा सिंह राज्यपाल थे, द्रविड़ जी के समय में हुआ था। ये लोग जो हवा दे रहे हैं, इन लोग का क्या योगदान है भाई? तेजस्वी यादव को अभी युवा नेता कहा जा रहा है, इस पे कुछ? तेजस्वी या फिर युवा भविष्य माना जा रहा है? संघर्ष भी है। बिहार का 60% आबादी युवा है, जिसकी मैंने 25 से 30 वाली उम्र वाली 60% है आबादी, 35 तक में युवा बिहार है। वही तेजस्वी बिहार यही चाहता है, बिहार में युवा बिहार जाए। देखिए, डिसीजन में हो, बनाने में हो,
सब कुछ में भूमिका युवाओं की हो तो सख्त होगा। मेडल और नौकरी पाओ तभी नहीं कि जब क्रिकेटर थे बिहार में आए, स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट इधर आया, खेल मंत्रालय तो कर दिया। टूरिज्म में उन्होंने समझा, बहुत बड़ा लकीर खींचा, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। इसलिए सबसे बड़ा चुनौती विपक्ष की है कि बिहार में सत्ता प्रतिष्ठान के जो संगठित भ्रष्टाचार के माध्यम से जो ये चाहते हैं वोटों को बिखराव करना, उसको रोकना एक बड़ी चुनौती है विपक्ष की। एक क्वेश्चन ये है सर, आए दिन देख रहे हैं कि जो RJD पे एक विवादित तरीके के गाने गाए जा रहे हैं, उस पर कुछ नहीं, जो भी लोग हैं, कुछ लोग शरारती तत्व जिनके बहकावे में करते हैं राष्ट्रीय जनता दल का कोई सॉन्ग ऐसा नहीं जिसमें नफरत हो। हमारा सॉन्ग है याद कर बतिया ये बुढ़ऊ बैठल रहल खटिया, लालू के लड़ैया ये बुढ़ऊ खोदलक तोहरो आँखिया, तोहरे खटियावा तोहरे दुआरवा मालिक मालिक कह के रहलत वो खाड़वा। ये है हमारा सॉन्ग। हमारा सॉन्ग वो नहीं है। जो हमारा सॉन्ग है बिल्कुल सहजता के साथ, प्रेम का, भाईचारा का, ईर्ष्या का नहीं। कुछ लोग किसी के सानिध्यता में आकर करके नफरत फैलाने वाले लोग का कोई जाति नहीं होता। इन शरारती तत्वों के खिलाफ शासन को कड़ाई से पालन करना चाहिए। सर, जब आप प्रवक्ता के तौर पर जब मीडिया में विरोधियों का सामना आप किस प्रकार से करते हैं? मीडिया के सामने प्रवक्ता के तौर पर मुद्दों की बात होती है। जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुर्दे की राजनीति करती है, इतिहास के बासी पन्नों को खंगालती है और वर्तमान और भविष्य पर कोई अपना राय नहीं रखती है। तो पार्टी के जो विचार हैं, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष के पर्ण और संकल्प हैं बिहार हित में, जो मेरी प्रतिबद्धता है लोकतंत्र में, संविधान में, और जो हालात है देश की, उन सबों को एक दूसरे से जोड़ करके सामने इन बातों को रखते हैं और देश की सरकार की विफलताओं को भी आईना दिखाते हैं। आज हमारे कई प्रवक्ता हैं पार्टी के अंदर जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ा होती है। ऐसा कोई कई बार बैन लगाया गया, हम पर भी आज तक नहीं बैन लगाई, लेकिन हम लोग आयन बैन से डरते नहीं हैं। हम लोग मुकाबला करना चाहते हैं निडर होकर के, डट करके, क्योंकि तेजस्वी जी निडर लीडर है कि देश के प्रधानमंत्री के आंखों में आंख डाल कर करके सवाल को रखते हैं। इसलिए प्रवक्ता के तौर पर जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है पार्टी के विचारों के और वर्तमान हालातों की, घटित घटनाओं की, सरकार की विफलताओं की और जो प्रशासनिक हालात है उस पर, सब विषयों पर हम बातों को रखते हैं। विपक्ष होने के नाते, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, तो ये सवाल तो प्रवक्ता को ही रखना पड़ता है। जो सर, जो युवा आज की राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को सामाजिक तौर पर सशक्त होने के लिए अभिरुचि लेनी पड़ेगी राजनीति में। राजनीति ही हल है, लेकिन बिन पढ़ाई के राजनीति में भी स्थान उस हद तक नहीं मिलता है जिस हद तक मिलनी चाहिए। बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और ऊंचाई प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई समाप्त के बाद जो मार्ग चुनने का अवसर आए, जिसकी अभिरुचि जिस विषयों में है, उस विषय की तरफ अपने कदम रखना चाहिए। फिर भी जो बिहार की आवाम है, देश की आवाम है, वो लोग कहीं न कहीं उनका किसी न किसी पार्टी की विचारधारा पसंद आती है, उसी के आधार पर वो वोट डालते हैं। इसलिए यह कहना कि युवा को नहीं, यानी युवा को तो मेकिंग में होना चाहिए, डिसीजन में भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए, डिसीजन में भी होनी चाहिए। तो जो आज का सर बिहार को भविष्य का लेकर आप कैसा दृष्टि रखते हैं? देखिए, बेहतर बिहार की परिकल्पना जो तेजस्वी जी ने की है, भले ही हमारी ये पार्टी का संकल्प है, लेकिन तेजस्वी जी ने बिहार हित की बात की है, बिहार के बदलाव की बात की है, इसकी खुशहाली और तरक्की की बात की है, पलायन को रोकने की बात की है, नौकरी की बात की है, रोजगार के अवसर ढूंढ करके उनको रोजगार में लगाने की बात की है,
शिक्षा स्वास्थ्य यानी पढ़ाई दवाई करवाई सुनवाई सिंचाई बुआई कटाई जैसे सारे मुद्दे उनके हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। जाति पाति का भेद मिटे, हर जो गरीब है लांछित है वंचित है उसको अवसर मिले, ये हमारी सोच है नेता का। और चलते हैं सर अपने हिलसा विधानसभा की बात करते हैं सर। तो जब सबसे पहले आप 2015 में जीत कर आए थे, जब 2020 में ऐसा क्या हो कि आपको 12 वोट से हार मिली, इसमें कहाँ कुछ? देखिए जब हम 20 में जब हम आए थे, 15 में जब आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो कराई क्षेत्र में 23% मात्र कनेक्टिविटी थी बिजली की, 34% हिलसा में था। लबो लबाब परवलपुर और थरथरी की हालत ऐसे ही था। बिजली के क्षेत्र में क्रांति आई। हम लोगों ने बैठ करके इस पर एक विभागीय के अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका अनुपालन कराने में अपनी भूमिका तय किया। दो जो बहुपरिचित जो मांग थी, डियामा बिरथू पटना, हिलसा चिकसौरा बासवीघा पटना जाने वाली 4 लेन से जो मिलती है होकर पटना जाती, इन सड़कों को हम लोगों ने बनवाया और ये सड़क विकास में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पटना अब हिलसा पश्चिमी बाईपास का तो निर्माण हम लोगों ने करा दिया, लेकिन पूर्वी बाईपास जिसका शिलान्यास हम लोगों ने 20 में विधायक रहते किया मुख्यमंत्री के समक्ष, वो आज तक नहीं बना। वो आज भी जो है अपने निर्माण का बाट जो रहा है। तब सोच सकिए कि शिथिलता किस स्तर तक है। हमने कहा कि हमने पक्की नहर बनाई, हमने 200 से अधिक सड़कें बनाई ग्रामीण क्षेत्र के में, तो एक अमूलचूल परिवर्तन, कई बांधें, कई जमींदारी बांधें, कई नहरें जिसका जीर्णोद्धार हुआ, कई समुदाय भवन गांवों में, यात्री शेड गांवों में, कई तरह की सुविधाएं गांवों में हम लोगों ने देने के लिए जो प्रतिबद्धता दोहराई थी उसमें हम लोगों ने सहयोग किया। इसलिए मैंने कहा कि वो जो 5 वर्ष का कार्यक्रम था, काल था, हिलसा के लिए स्वर्णिम काल था। व्यक्तिगत विरोध, वो तो कुंठा राजनीति में रहने वाले लोग हर कोई चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, तो कुछ लोग होते हैं, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी यही है लोकतंत्र की, ये उनका अधिकार है। लेकिन जो आवाम है हिलसा की, वो तेजस्वी जी के संकल्प और प्रणों के साथ है। उनको पता है कि कौन प्रतिनिधि किस रूप में काम करने वाले हैं। तो सर एक मांग था चिकसौरा को प्रखंड बनाने का, क्या इस बार मुद्दा आने वाला है ये? देखिए चिकसौरा के प्रखंड की बात बार बार मुख्यमंत्री करके चले जाते हैं, इस बार कुछ लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के हटने के बाद बिहार में एक भी प्रखंड का निर्माण ही नहीं हुआ। लेकिन लोगों में तो आक्रोश है कि हमने प्रखंड का मुद्दा था। ये हम तो बोले हैं कि अगर समय आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे जब हमारी सरकार आएगी तो। अच्छा एक समस्या और है सर, हमारे जो वनमंडल है इसमें एक मॉडल अस्पताल का आया था। मॉडल अस्पताल हमने स्वीकृत करवाया था अपने ही कालखंडों में, पैसा आवंटित भी कराया था अपने ही कालखंडों में, काम भी कुछ हुआ था हमारे ही समय में। उसके बाद वो ठहर सा गया। ऐसा क्यों सर? अब ठहर सा इसलिए गया कि हम लोगों ने उसको पहले ही चाहा था कि रेफरल अस्पताल नहीं रहे। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, गैनोलॉजिस्ट है या फिर यूरोलॉजिस्ट है या फिर पेट का है, ऑर्थोपेडिक है, ENT है, आई है, इस तरह के डॉक्टरों का यहाँ होना अनिवार्य है। क्योंकि अनुमंडल हेडक्वार्टर पटना से नज़दीक है, तो जो भी लोग इस रास्ते से पटना जाते हैं तो उनका एक पड़ाव होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको मॉडल अस्पताल के तौर पर हम लोगों ने स्वीकृति भी करवाई और पैसा भी आवंटित करवाया। लेकिन जस का तस पड़ा हुआ है, और जिस 5 साल जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने नालंदा की गरिमा को नहीं रखा, हिलसा की गरिमा को नहीं रखा। नहीं कहा जाए कि कुछ जनता ने चुनने में कुछ गलतियां की है, कुछ क्या लगता है बहुत। जब तक देखिए जात पात की एक सीमा रेखा है यहाँ, वो कितना हो गड़बड़ करेंगे तो लोग उधर ही वोट दे देते हैं उनके वर्गों के लोग। अगर विकास के पैमाने पर, काम करने वाले के पैमाने पर अगर वोट देने की बारी आती तो हमें लगभग 90% वोट हमको मिलना चाहिए था। लेकिन आज भी कहने का अर्थ ये है कि अभी भी जात पात का राजनीति है। अब लोग ये मानते हैं कि कुछ भी है मेरा जात का है, तो इस तरह से कारण विकास रुकता है।
हाँ, बाधित तो हो गए ही। विकास बाधित होगा, उनको लगता है कि मेरा ही यही ठीक है। सर, आने वाले दिनों में क्या हिल्सा में औद्योगिक क्षेत्र का विकास संभव है? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे। उद्योग के क्षेत्र में एक जरूर कुछ न कुछ काम ऐसा हो जहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिले। क्योंकि आपकी मुद्दा भी है पलायन का मुद्दा, तो इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का तो विकास जरूरी है। विदाउट डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया को किए बगैर आप कैसे करोगे, कैसे आप रोजगार के अवसर है। इसलिए मैंने पहले कहा कि केला है, लीची है, आम है, मक्का है, मखाना है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप अगर बनाओगे तो इसमें रोजगार के अवसर हैं। अब ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, इंडस्ट्रीज लगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ इंडस्ट्रीज हो जाएगा तो 2,90,00,000 लोग जो प्लान करके बाहर जाते हैं तो बाहर की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। तो चाहते हैं कि मजदूर का हावी बिहार बन के रहे। यह सोच भारतीय जनता पार्टी की है और लोगों की है। तो सर, एक आपने जब आपका विधायक थे तो क्या पार्क के बारे में बात किए थे? हमने वो पार्क क्यों नहीं बना? पार्क हमने स्वीकृत भी कराई, पार्क बना भी, पार्क स्वीकृत भी कराई, पैसा भी आवंटित हुआ, लेकिन हम चुनाव हार गए। आवंटन होने के बाद यहाँ के लोगों ने राजनीति कर दी, क्योंकि वो जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन, उस पर लोगों ने कब्जा जमा रखा है, धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। उसी जगह हम लोगों ने पार्क बनाने का निर्णय लिया था, नापी भी कराया था, सरकार का आश्वासन भी था, पैसा भी आवंटित भी हुआ था, और हम लोगों ने सम्राट हॉल का भी हम लोगों ने स्वीकृति कराया था। हालांकि तो बन रहा है, लेकिन वो जगह बदल दी गई है। वो जगह हम लोगों ने दिया था सिनेमा मोड़ के पास पीछे, जो गमेरवा ज़मीन है, वो तो अभी इमारत बन गया। लोगों ने कैसे यहाँ के जो तत्कालीन सीओ ने और डीसीएलआर ने किस रूप में अनुमति दी, परमिशन दी। हैरानी की बात, आप हिल्सा के बारे में जाननी चाहिए कि जो पीएचसी था पहले राम बाबू हाई स्कूल के पास, राम बाबू ने दान दिया था, जिसके लिए हाई स्कूल को भी दान दिया था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं था, लेकिन उनका परिवार बन के किसी लोगों ने उस अस्पताल को ही लिख दिया, और वो अस्पताल को लिख देने के बाद वो अस्पताल खरीद लिया किसी ने, अस्पताल तोड़ दिया, जिसमें सरकार के कई रुपए लगे हुए थे। यह अपने आप में चिंता का विषय है, और हम लोगों को हैरानी हुई कि सत्ता प्रतिष्ठान इसको संरक्षित किया। सर, भी हिल्सा में जो रेलवे स्टेशन है उसका विस्तार क्यों नहीं हो पाया? ये तो 3 बार से जो यहाँ के एमपी हैं उनको सोचना चाहिए कि किस काम के लिए एमपी बने हुए हैं, उसका विकास करने चाहिए, उन्होंने किया नहीं। अच्छा, लेकिन एक बार कभी ये भी होता है कि लोग टिकट नहीं कटाते हैं, तो ये तो सरकार का गलती है। रेवेन्यू लॉस अगर होता है, टिकट नहीं कटाते हैं, तो रेलवे प्रशासन की चूक है। लेकिन इसका विकास जो होता है तो यहाँ के एमपी क्या कर रहे हैं? यहाँ के एमपी और रेलवे के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। सरकार तो उन्हीं की है। डियामा को बनाना था स्टेशन, आज तक इन लोगों ने नहीं कर पाया। अच्छा, ये जो हमारा जो हिल्सा का जो पश्चिमी इलाका है, जब भी हमेशा वो बाढ़ का प्रकोप झेलते रहता है, हर बार यहाँ पर कहीं लूट है या फिर लूट है। जो लोकाइन नदी है, लोकाइन नदी में जो बराज बनने के बाद जो वाटर डिस्चार्ज होता है, तो उस हिसाब से मानक तटबंधों के मजबूतीकरण होनी चाहिए। कितना क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज होता है एक बार में अभी तक का उच्चतम, उससे अधिक 25,000 क्यूसेक वाटर को मानक मान करके अगर इसके तटबंधों की मजबूती 3 करोड़ 2 करोड़ खर्च किसके लिए करते हो? ये टूट जाता है, दह जाता है, किसान का फसल नष्ट होता है। हम जब आए थे तो मुरैया चक के इलाके में धान नहीं होता था, हमने उसको बंधवा कर करके पिकेट लगा कर करके आज वहाँ है। जाइएगा कराई के इलाकों में मेढ़मा 76 बीघा तटबंध जो हमने बनाया, जो पुरानी मांग थी 50 वर्षों से, जहाँ पर लोग माड़ भात के लिए तरसते थे, जो कहता था लोग वहाँ, लेकिन आज बंद गया। जाकर देखिए 76 बीघा हो, मेढ़मा हो, फिर किश्तीपुर हो, गुरबीघा हो, झरहा पर हो, ये सब इलाके के लोगों का धान का फसल जो बेरमा हो, इस सब इलाकों का आज धान हो रहा है तो उसी का देन है, उस तटबंध का देन है, वरना धान कहाँ होता था। तो जो हमने सर मुद्दा की जो बात किया कि अगर आप इस बार विधानसभा में जीत कर आते हैं तो इस सब मुद्दा को पूरा हो पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोगों का जो कमिटमेंट है वो तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। जब हम एमएलए थे तो स्कूल नियमित तौर पर शिक्षक जाते थे, बल्कि लोग मुझे टेरर कहा। हम वह भी आरोपों को सहन किया, हम विजिट भी कर देते थे
और हम जा कर के स्कूलों को देखते भी थे, तो पंक्चुअल लोग हो गए थे, समय सीमा के तहत जाना, समय सीमा के तहत आना। हम कई लोगों को इस घेरे में लिया भी था, और बीडीओ से लेकर करके बीओ से लेकर करके डीओ तक प्रतिदिन इस इंतजार में होते थे कि आज किसका नंबर है। तो ये सब चीज़ें होती थी। हम लोगों ने, देखिए, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा, आलोचना सुनना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसको इस रूप में किया है। और दवाई के क्षेत्र में अच्छा काम की ज़रूरत है हिलसा में, पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा काम है, ज़रूरत है, सिंचाई के क्षेत्र में भी कुछ कामें हैं जो बचा हुआ है। मतलब फ्लड फाइटिंग का जो इलाका है, फ्लड फाइटिंग की जहाँ ज़रूरत है वो अभी कमी है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो बच गया है, जो महरूम है, जो बस्तियाँ आज भी या टोला, उसमें संपर्कता के जहाँ तक सवाल है वो गिने हैं उंगली पर 3 4 5 जो मुझे जानकारी है। छकोड़ी बीघा एक है जहाँ एकल भी संपर्कता नहीं है, एक जो बीघा है वो हो भी गया, छकोड़ी बीघा भी हम लोग कर दिया है। दुद्धि चक है वो भी हो गया है, एक रूपसपुर है वो, एक उसका बेलदारी बीघा है वह है, वरना एक खरजम्मा है कोरामा के पास छोटा 5-7 घर का वो, वरना सबको मैंने कनेक्टिविटी दिया। ये 4-5 मात्र बच गए हैं जो भी ये लोग नहीं कर पाए। लास्ट में 17 महीने की सरकार में तेजस्वी जी ने सबको ये जो स्वीकृति तकनीकी दी है, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पैसे आवंटन हो गए, टेंडर में की प्रक्रिया में है। यही स्थिति है, इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अच्छा, 30 बार हिलसा विधानसभा में का जो चुनाव है तो उसमें शक्ति यादव का क्या क्या मुद्दा होने वाला, महत्वपूर्ण मुद्दा? हिलसा का अगर विकास चाहिए तो शक्ति यादव को चुनना होगा। किस मुद्दे पे? चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, लाइन ऑर्डर का क्षेत्र हो। इस बाजार में दबंगई 5 वर्षों में किसी ने नहीं किया। हमने यहाँ पर STF गिरवाया, हमने यहाँ चीता गिरवाया, हमने 1.5 साल 2 साल तक यहाँ रखा अपने कार्यखंडों में, एक एक उकान कर करके सबको ठीक कर करके। बाजार में किसी ने रंगदारी करने की हिम्मत नहीं जुटाई हमारे रहते भर में। तो हम लोगों ने कभी क्रिमिनल को प्रश्रय नहीं दिया, हम लोगों ने क्रिमिनल को कानून का दुश्मन माना। और हमने कहा आम जन की जो आधारभूत जो है उनकी सुविधा वह भी मिलनी चाहिए, साथ ही साथ सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। गांव में, इलाकों में, कस्बों में जहां छिंदौरी थी, अब ठीक है इनके हाल के दिनों में बढ़ा है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन प्रायोरिटी भी ऐसा है, हाँ, प्रायोरिटी है, खास करके पूर्वी इलाका की चर्चा ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों ने कल भी बात किया है, पुलिस अधीक्षक से ही बात किया है और यहाँ के ASP से ही बात किया है कि इमीडिएटली इसको आप टेक करिए और उसको विजिलेंट होकर करके इस पर एक्शन करिए। हमने कल कहा है, देखिए आज से कल तक क्या होता, नहीं तो फिर एक बार हम इसको मॉनिटर करने की कोशिश करें। जब मैं विधायक यहाँ था, शाम होने के बाद भी सभी थाना को एक बार फ़ोन कर देता था कि आप अपने इलाके को देखिए ठीक ठाक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, गश्ती बढ़ाए रखिए। तो लोग ऊपर के अधिकारी भी जानते थे कि हिलसा के मामले में विधायक स्वयं ही इन चीज़ों को देखता है। और हम लोगों ने जब विधायक रहते भर में हमने 5 रुपया जीवन में किसी कार्यकर्ता से लिया नहीं, और ना ही अपने MLA फंड में 5 पैसा कमीशन लिया। कोई भी व्यक्ति अगर आकर के खड़ा होकर कह देगा कि आपके फंड में पैसा हम लिए थे, कमीशन आपने लिया है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हमने कभी ये काम नहीं किया। तो इसीलिए शक्ति यादव को इस बार चुन कर लाना जरूरी है इस मुद्दों पे। अगर हिलसा का विकास चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, किसानों को पानी चाहिए, है ना, सिंचाई के क्षेत्र में तटबंधों के मजबूतीकरण चाहिए, सड़कों का निर्माण चाहिए, तो निश्चित तौर पर शांति व्यवस्था चाहिए, तो आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो विभाग को हो, कड़क मियाजी भी हो तो भी चुननी चाहिए, मुद्दों को खुलकर बोलता भी हो। बिल्कुल। सर, अभी कुछ दिन पहले आप जनसंपर्क कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों का माहौल कैसा है, उनका मुद्दा क्या है? ग्रामीण सेक्टर गांव चाहता है कि शक्ति जी आए, चले जाइए पीछे में जाके घूम आइए। अच्छा, जो बटे हुए लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी घूम करके आइएगा तो लोग कहेगा हिलसा को इस बार शक्ति चाहिए। अच्छा, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा कि शक्ति यादव की सफलता का परिभाषा क्या है? मेहनत, समर्पण और स्नेह। बिना मेहनत कुछ नहीं। मेहनत करिएगा, संपर्कता रहेगी आपकी, अभिरुचि होगी, आपकी जो कमिटमेंट है साख होनी चाहिए। साख होगी तो आपके रास्ते सुगम होंगे।
तो सर लास्ट में हिलसा विधानसभा के लोगों के लिए कुछ 2 वर्ड। हिलसा विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो मतदाता हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, औरत हो, मर्द हो, युवा हो, युवती हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित या प्रगतिशील वर्ग के लोग, सबसे एक ही हम आग्रह करेंगे कि हे मतदाता साथियों, आप लोग एक बार हिलसा के लिए जात पात से ऊपर उठिए और हमें आप चुनिए। चूँकि जिस कारवा को लेकर के हम जिस मंजिल की तरफ बढ़े थे और हमने जहाँ छोड़ा है वही ठहर सी गई है। क्योंकि 12 वोटों की हार सबको पता है कि हारे नहीं, हराए गए हैं। जी हाँ सर, एक मुद्दा जाते थे याद आ गया, ये वोट बहिष्कार चनकुरा में, ये अभी हमें पता चला है वहाँ बहिष्कार शब्द नहीं लोकतंत्र में होना चाहिए, अपनी मांग होनी चाहिए। क्योंकि चनकुरा में भी हम लीड करते हैं, तो कुछ लोगों ने प्लान बनाया होगा। तो हमें नहीं लगता है कि चनकुरा के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम जाएंगे, रास्ता हम खोलेंगे, उम्मीद करते हैं कि रास्ते खुलेंगे, लोग वोट भी करेंगे।